मैं इस अप्रैल में जाऊँगा जब एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट होके जाने वाला हूँ या फिर इतना प्रिपेयर्ड होके जाने वाला हूँ कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है ना, वो इसलिए मिस हो रहा है क्योंकि मैंने ये 25 मॉक टेस्ट में नहीं देखा है। मिस्टेक्स क्या हुई थी, सबसे पहले इसको आइडेंटिफ़ाई करो, इसके बाद इसे करो एनालाइज़ कि यार ये मिस्टेक हुई क्यों मुझसे एट फर्स्ट प्लेस। एंड यानी कि किसी क्वेश्चन में आपने 5-10 मिनट दे दिए, लेकिन फिर भी उसका आंसर नहीं आया क्योंकि वो आपको ईगो पे लेके बैठ गए थे कि यार 5 मिनट दे दिए। सो फाइनली जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है एंड अब हमारे पास इसका रिजल्ट भी है। अब हमें ऑलरेडी पता है कि हम किस कैटेगरी में लाई करते हैं, हमारे कितना स्कोर है, हमारे को स्कोर पे कितना कौन सा कॉलेज मिल सकता है, क्या ब्रांच मिल सकती है, ये सब चीजों का आपको मोटा मोटा आइडिया होगा। एंड साथ ही साथ आपको एक चीज और पता होगी कि क्या आपको अप्रैल का मेंस देना है या नहीं देना है। देखो यार, अगर तुम लोगों का स्कोर एकदम ही ऊपर आ चुका है कि 99.67 या 45 कुछ लेके आए हो, फिर तो यार तुम अप्रैल नहीं भी दोगे और डायरेक्ट एडवांस के लिए प्रिपेयर करोगे तो भी एक ही बात है। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर थोड़ा बहुत कम है तो ये वीडियो मेनली तुम्हारे लिए कि जो तुम अगर अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हो या फिर तुम चाहते हो कि यार मुझे ये कॉलेज मिल सकता है लेकिन मुझे इससे थोड़ा ऊपर का कोई कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए मुझे कैसे क्या प्रिपेयर करना होगा, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो बाकी रोड मैप वीडियोस की तरह नहीं होने वाली है कि 50 दिन बचे हैं, 45 दिन बचे हैं तो 30 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लो, 35 दिन में सिलेबस कंप्लीट करो, 15 दिन में मॉक टेस्ट दो। नहीं, ये एकदम प्रैक्टिकल वीडियो होगी। 30 दिन 35 दिन में कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, चाहे तुम रिविजन कर लो चाहे कुछ भी कर लो। तो ये सारी चीजें जो मैं तुम्हें बताने वाला एकदम प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा और जो एक्यूरेटली इन 2 महीनों में करनी चाहिए, सिर्फ वही आपको चीजें बताने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ना। अब ये वीडियो हम शुरू करते हैं। अब जब ये सारी चीजें तुम लोग समझ चुके हो तो अब देखते हैं कि आखिर हमको 45 डेज में करना क्या है। सबसे पहली क्या है, कोई आपको बता नहीं रहा होगा या फिर बता भी रहा होगा तो इतनी कुछ ज्यादा बात चल नहीं रही है, वो है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको देखना पड़ेगा कि ये मेरी मिस्टेक्स क्या हुई थी, सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो, इसके बाद इसे करो एनालाइज कि यार ये मिस्टेक हुई क्यों मुझसे एट फर्स्ट प्लेस, एंड इसके बाद इसे करो रेक्टिफाई। और ये रेक्टिफाई कैसे होगी, ये रेक्टिफाई होगी आपके जो 50 दिन या 45 दिन जो भी बचे हुए हैं, इसका जो पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम में आपको ये मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मान लो कुछ भी मिस्टेक्स हो सकती है, हो सकता है कि आपने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी हो, मान के चलो यहाँ पे आपने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी थी, 10 से 12 क्वेश्चन नेगेटिव में चले गए, या फिर आपका हो सकता है कि सिली मिस्टेक्स नहीं हुई है, कुछ कैलकुलेशन आपका एरर हुआ है, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है फिजिक्स के क्वेश्चन में या तो मैथ्स के किसी क्वेश्चन में, या तो मैथ्स में आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रही थी, ये भी एक इशू हो सकता है, फिजिक्स में आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, जब आप अपना खुद का उस दिन को याद करोगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद आपको एक और चीज समझ में आएगा कि कहीं आपने किसी क्वेश्चन पे ओवर स्पेंड तो नहीं कर दिया टाइम, यानी कि किसी क्वेश्चन में आपने 5-10 मिनट दे दिए लेकिन फिर भी उसका आंसर नहीं आया क्योंकि वो आपको ईगो पे लेके बैठ गए थे कि यार 5 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे दिया, अब आंसर आना चाहिए, इसलिए उस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं पाए। क्या ये सारी गलतियों में से कोई गलती थी या इसके अलावा कोई और गलती थी? तो ये सारी गलतियां आपको खुद से पता करनी है क्योंकि आपकी जो एरर्स थी वो आप ही बता सकते हो। इनको पहले देखो, जैसा मैंने स्टेप कहा कि पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको एनालाइज करो कि कितना मार्क्स इसने मुझे मतलब गवाए हैं मैंने इसकी वजह से, एंड इसके बाद इसे रेक्टिफाई करो। 2 महीने का पूरा टाइम है। अगर तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स, बस ये जो सिली मिस्टेक्स थी, मान लो ये सिली मिस्टेक्स हैं, इसकी वजह से अगर ये सिली मिस्टेक्स नहीं होती तुम्हारा स्कोर 195 होता, बट जस्ट बिकॉज ये सिली मिस्टेक्स हुई है तो तुम्हारा स्कोर गिर के 137 138 पे अगर गया है, तो तुम्हें पता है कि 60 मार्क्स का जो बूस्ट है ना वो ये सिली मिस्टेक्स की वजह से, मतलब मुझे अगर मैं इनको रेक्टिफाई कर लेता तो 60 मार्क्स का बूस्ट ऐसे मिल जाएगा। मेरी प्रिपरेशन में कमी नहीं है, मेरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी नहीं है, प्रॉब्लम है तो बस सिली मिस्टेक्स की या तो मेरी कैलकुलेशन एरर की, इसकी वजह से मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए, 3 गलत हो गए, मैं 3² = 6 लिख के आया हूँ पेपर में। ये सारी चीजें कर सकते हो तुम लोग। इसके बाद जो तुमको सेकंड चीज करनी है, वो चीज क्या करनी है कि तुमको, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा है, कि अपनी सारी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट को लिस्ट करो। अगर मैं इसका नॉर्मल एग्जांपल दे दूं, मान लो मेरी स्ट्रेंथ है कि मुझे ना कैलकुलेशन वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। मैं इसका नॉर्मल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे कैलकुलेशन वाली चीजें ज्यादा अच्छी लगती है। इसी वजह से क्या होता है, मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा फिजिक्स काफी अच्छा खासा है जिसमें कैलकुलेशन वगैरह इंक्लूड होता है, यानी ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज की नीड नहीं है। मेरा फिजिकल केमिस्ट्री काफी अच्छा है, हो सकता है ये सारी चीजें सही हो। तो अगर आपका कैलकुलेशन सही है, मुझे पता है ये स्ट्रेंथ है, तो मेरे ये सारे पार्ट्स हैं जिनको मुझे फोकस करना है। अब मान लो मैंने ये चीज कर दी, इसके बाद मुझे पता करना है कि मेरी वीकनेस क्या है। तो भैया मैंने अपनी वीकनेस को लिख लिया
कि यार मेरी वीकनेस है ना, जहाँ पे भी मुझे थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है कि जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पता होना चाहिए, यानी कि बस प्रॉपर्टीज रटा दी जाती है, इन प्रॉपर्टीज को याद करो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, यार ये मेरी वीकनेस है। अगर ये तुम्हारी वीकनेस है तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ तुम्हारी इनऑर्गेनिक वीकनेस होगी, इनऑर्गेनिक में तुम काफी कम स्कोर करोगे। तो ऐसे तुमको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। अब पता करना है स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट क्या है। अब अगर मैं किसी का एग्जांपल दे दूं, किसी एक्स पर्सन जिसका नाम एक्स है, उसका मान लो फिजिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन केमिस्ट्री यार काफी ज्यादा कम है। यानी कि जेईई मेंस जनवरी में उसका मान लो 99.7 परसेंटाइल फिजिक्स में आया, 99.6 परसेंटाइल आया है इसका मैथ्स में, और केमिस्ट्री में मान लो कि 82 परसेंटाइल आया होगा। एक चीज क्लियर कट आपको दिख रही है कि अगर मेरा ओवरऑल स्कोर देखूं तो पीएम और सी में, फिजिक्स और मैथ्स में तो मेरा स्कोर जबरदस्त है, मेरे दोनों ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं खुद भी जानता हूँ। लेकिन यार केमिस्ट्री का मैं क्या करूँ? ये चीज हो सकती है आपके मैथ्स के साथ हो या आपके फिजिक्स के साथ हो। तो आपको ये चीज ना सबसे पहले पता करनी है कि इन 50 दिनों में आप किसके ऊपर काम करोगे। अब आपके ऊपर दो चॉइसेस है। अगर आपको ये चीज पता है कि मेरा फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैं या तो फिजिक्स ही पढ़ता रहूं और मैथ्स ही पढ़ता रहूं, तो ये 99 परसेंटाइल का स्कोर एज इट इज रहेगा। लेकिन क्या मैं केमिस्ट्री पढ़ूं या मैं पढ़ूं तो कितना पढ़ूं? क्योंकि देखो, इनको अगर आप 4-4 मार्क्स और बढ़ा देते हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो केमिस्ट्री के अगर आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिया और 20-25 मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो फिर आप समझ लो कि आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। और केमिस्ट्री के जो 20-25 मार्क्स है, ये बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड नहीं करना है। कुछ चीजें एकदम ध्यान रखनी है कि यार ये जो मेरा टफ सब्जेक्ट है, मैंने मान लिया कि ये मेरा टफ है, मुझे इतना ज्यादा नहीं आता है, बट इसके कुछ तो इजी चैप्टर्स हो गए, कुछ ना कुछ तो ऐसे चैप्टर्स हो गए जो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दो आंसर आ जाएगा, या तो कुछ ऐसी जिसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो पहले उन चैप्टर्स को टारगेट करो। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है कि मेक योर टारगेट स्कोर कीपिंग इन माइंड योर पॉइंट 2। इसका क्या मीनिंग है कि यार तुम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 तो देख लिया है, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है और मेरी वीकनेस क्या है, ये सारी चीजें तुमने देख लिया है। अब इसके हिसाब से तुम्हें स्कोर बनाना है। मान लो अगर जैसा लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिजिक्स और मैथ्स मेरी स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री मेरी वीक है, तो मैं इसमें स्कोर कितना लेके आ सकता हूँ प्रैक्टिकली। फिजिक्स कहता है कि मेरा फिजिक्स में मेरा 70 प्लस स्कोर डेफिनेटली बन सकता है, मैथ्स मेरा कहता है कि 60 प्लस स्कोर आ सकता है, और मेरा ओवरऑल टारगेट मान लो 190 मार्क्स का है। तो मुझे कुछ भी करके दिख रहा है मुझे क्लियरली कि केमिस्ट्री में अराउंड 60 स्कोर लेके आना पड़ेगा। या फिर अगर आपके दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें आप लोग 80 लेके आ जाते हो, इसमें आप लोग 70 लेके आ जाते हो, तो फिर आप अगर आप देखो तो आपको केमिस्ट्री में सिर्फ 40 मार्क्स आने की जरूरत। तो ये चीज है ना आपको बना के रखनी पड़ेगी कि यार मुझे किस तरीके से अपना पेपर प्लान करना है। हो सकता है ये 80-70 उल्टा हो जाए, हो सकता है ये केमिस्ट्री में 40 की जगह 35 हो जाए या फिर 45 हो जाए, कुछ भी चीज पॉसिबल है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट मार्क्स लेके आना है, लेकिन मैं जो चीज कह रहा हूँ कि भैया तुम्हें पता होना चाहिए मेरी स्ट्रेंथ ये है तो मेरे इसमें स्कोर आना ही आना चाहिए। इसके अलावा तुमको अपनी पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि यार मैं ऐसे ही पेपर सॉल्व करने वाला हूँ, चाहे पेपर कैसा भी आए। क्योंकि अब भाई तुम्हारे पास 2 ही महीनों का टाइम है, तो तुम लोग ज्यादा कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते हो। एक स्ट्रेटेजी बना लो, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलो, जितने सारे मॉक टेस्ट है उसके हिसाब से देते रहना। अब देखो यार, तुमने अगर ये तीनों चीजें कर ली है तो अब तुम लोग रेडी हो, और मेरे हिसाब से क्योंकि तुम अब रेडी हो तो तुम लोग डेफिनेटली देख सकते हो कि अब क्या तुम्हें करना है। ये जो स्लाइड है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इसमें तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि अब एग्जैक्टली तुम्हें पढ़ना कैसे। पॉइंट नंबर 1 कहता है हमारा कि वर्क ऑन योर मिस्टेक, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अपनी सारी गलतियों पे काम करो। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन एरर है तो भैया डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारी सिली कुछ फॉर्मूला की मिस्टेक हो रही है तो उसको डेली रिविजन करो, सब चीजें करते रहो, ये चीजों को पहले रेक्टिफाई करो। ये है तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। 2 महीने का टाइम है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? स्टार्ट स्टडिंग थ्रू मॉक टेस्ट। ये चीज तुम्हें सब लोग बताते हैं, लेकिन कैसे करना ये कोई नहीं बता रहा होगा तुम्हें। देखो, स्टार्ट स्टडिंग थ्रू मॉक टेस्ट का क्या मीनिंग है? कोई भी एक अच्छी खासी टेस्ट सीरीज ले लो। अभी तुम्हारे पास मोटा मोटा मान लो यहाँ पे अगर 45 से 50 डेज बचते हैं, तो तुम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहला काम ये कर सकते हो तुम लोग, अगर मैं हर तीसरे दिन यहाँ पे मॉक टेस्ट देता हूँ, हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट देता हूँ मैं, तो मैं अराउंड यहाँ पे अगर हर थर्ड दिन में मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं 15 से लेके 16 मॉक टेस्ट दे पाऊंगा। अगर मैं हर सेकेंड डे यहाँ पे मॉक टेस्ट देता हूँ, तो मैं अराउंड यहाँ पे 22 से लेके 25 मॉक टेस्ट दे सकता हूँ। अब देख लो यहाँ पे फर्क कितना पड़ रहा है कि यहाँ पे तुम्हारी 7 से लेके 10 मॉक टेस्ट तक का फर्क पड़ जा रहा है। इसके बाद अगर तुम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी 99 प्लस आ चुका है, वो तो वैसे मुझे लगता है कि अच्छा खासा ही करने वाले, लेकिन 98 प्लस भी हो, तुम लोग अगर देखो तो डेली मॉक टेस्ट देख सकते हो। लेकिन ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, एनालिसिस करना नहीं होगा, तो हर दूसरे दिन अगर तुम मॉक टेस्ट देते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। आज का दिन पकड़ लो, आज तुमने पढ़ाई कर लिया,
कल तुमने मॉक दे दिया, फिर तुमने परसों पढ़ लिया, नरसों मॉक दे दिया, उसके बाद पढ़ा, फिर मॉक दिया, फिर पढ़ा, फिर मॉक दिया। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो क्या होगा, तुम्हें मैं सच बताता हूँ, तुम्हारी जो मॉक टेस्ट होगी, अगर तुमने किसी अच्छे कोचिंग से खरीदा होगा, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से लिया होगा, तो यार ये मॉक टेस्ट जो है ना तुम्हें मोर देन इनफ है। मतलब अगर तुम इनको कर लेते हो तो एक चीज तो श्योर है कि तुम अगर 25 मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा रहे हो ना, तो 25 मॉक टेस्ट का मीनिंग होता है कि भैया तुमने ऑलमोस्ट सारी टाइप की चीजें कवर कर ली है, जो भी चीजें पॉसिबल हो सकती है पेपर में। तो इसीलिए मॉक टेस्ट से पढ़ना शुरू करो। अगर तुमने आज 75 क्वेश्चंस देख लिया आज पहली मॉक टेस्ट में, अगर तुम मान लो इसमें से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो, 35 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तुमसे, ये 35 क्वेश्चंस को पढ़ो, ये 35 क्वेश्चंस का रिवीजन करो कि ये 35 क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए, इनके कंसेप्ट देखो, क्या ये कंसेप्चुअल के मतलब कंसेप्चुअल था जो मुझे आया नहीं, या फिर ये मेरी वीकनेस वाले इसका है, या तो ये 35 क्वेश्चंस में मेरे वीक टॉपिक्स है, ये है वो, ये सब चीज का एनालिसिस करो। जब भी जहां भी तुम्हें लगता है कि ये 35 क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ करेक्ट कर सकता हूँ, हो सकता है ये एक कंसेप्ट सीख लो, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाए, ये एक कंसेप्ट सीख लो, यहाँ से 1 क्वेश्चन बन जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जो एक ऑफ डे है, आज का पूरा आधा दिन, कल का पूरा दिन, यही चीजें रिवाइज करो, यही चीजें करते रहो। और इसके लिए तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एंड डेफिनेटली तुम्हारा सब चीज़ सही होगा। अगर तुम मान लो ये 40 क्वेश्चंस नहीं कर पाते, अगर तुम्हारा सिर्फ होता है कि यार मैं 20 ही क्वेश्चंस कर पाता हूँ, तुम लोग क्या कर सकते हो, जो बचे 55 क्वेश्चंस है ना, उन 55 क्वेश्चंस को एज अपना टास्क ले लो, एज अपना डीपीपी बना लो, और वो 1.5 दिन के अंदर ये 55 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढो और पता करो कि इनको सॉल्व कैसे कैसे किया जा सकता है, इसमें से कौन से टॉपिक्स में सीख सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये चीज करोगे, इसके बाद नेक्स्ट मॉक दो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे, सेम चीजें तुम्हें करनी है। कुछ क्वेश्चंस हो गए क्योंकि लास्ट टाइम तुमने रिवीजन किया है, तो अब 20 की जगह हो सकता है 25 या 22, 23, 24 क्वेश्चंस बन रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो चीज इंप्रूवमेंट हो रही होगी तुम्हारे अंदर। तो वही चीज करते करते जब तुम 25 मॉक टेस्ट दे दोगे या 22 मॉक टेस्ट दे दोगे, तो सोच लो उस टाइम तुम कहाँ के कहाँ रहोगे। तो ये चीज समझ में आई, मॉक टेस्ट से तुम्हें पढ़ना शुरू करना है इस टाइम पे, कोई भी बुक वगैरह को हाथ मत लगाना, मेरे हिसाब से लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। थर्ड चीज, तुम्हारा रूटीन कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। तुम्हारा रूटीन कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि भैया सुबह हमको उठना है, फिर हमको करना है पढ़ाई, फिर कुछ खाना है, फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर कुछ खाएंगे, फिर सो जाएंगे, और वापस सुबह उठेंगे, वापस पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे तुम्हें अपने सारे डिस्ट्रैक्शन हटाने हैं, क्योंकि बीच में होली आने वाली है, कभी रामनवमी आ जाए, कुछ भी आ जाए, भैया मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मैं इस अप्रैल में जाऊंगा जब एग्जाम देने के लिए, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट होके जाने वाला हूँ, या फिर इतना प्रिपेयर्ड होके जाने वाला हूँ कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हो रहा है ना, वो इसलिए मिस हो रहा है क्योंकि मैंने ये 25 मॉक टेस्ट में नहीं देखा है। इसका क्या मीनिंग है कि 25 × 75 अगर तुम कर दो कि भैया मैं करीब 1800 प्लस क्वेश्चंस कर चुका हूँ, उसमें से अगर मुझे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही काफी अलग है, बाकियों को भी नहीं आ रहा हो। क्लियर कट एक बात समझ के चलना। तो तुम्हारा रूटीन ये तभी पॉसिबल है जब तुम ये रूटीन फॉलो कर सको। इसके बाद क्या है कि रिविजन तुम लोगों को करनी है फ्लैश कार्ड और शॉर्ट नोट्स का यूज करके। देखो यार, अगर तुम लोग यहाँ पे जो मॉक टेस्ट में जो चीजें यहाँ पे कवर करने वाले हो, यहाँ पे बीच बीच में तुम्हें क्या होगा कि एक जो दिन मिल रहा है ना, उसमें कभी फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे, या फिर कभी कुछ रिवीजन करना पड़ेगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, कोई स्टेप्स है, कुछ कैसी क्या चीजें होती है तुम जानते हो। तो ये सारी चीजों के लिए तुम जनरली फ्लैश कार्ड्स को यूज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ देखना है ना, तो कुछ PYQs वगैरह सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट में आने वाला है। ये सारे रिसोर्सेस आपको कहाँ मिलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर आपको देखो, आपकी स्क्रीन पे कुछ फ्लैश कार्ड्स आ रहे होंगे, कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह दिख रहे होंगे, फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, मैथ्स के हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक बंडल बना के देने वाला हूँ, जिसका ड्राइव लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर ये ड्राइव लिंक का बंडल चाहिए, मतलब ये जो बंडल है सारा, ये अगर आपको चाहिए तो पहले आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे @AceJEE @AceJEE जैसे ये सर्च करोगे ना, तो आप हमारे पेज पे चले जाओगे, वहाँ पे बस मुझे फॉलो कर देना, एंड फॉलो करने के बाद बस मुझे DM कर देना, एंड DM जैसे ही कर दोगे मैं डायरेक्टली वो तुम्हें पैकेज का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें तुम्हें ना सिर्फ यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स या शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, बल्कि कुछ DPPs मिलेंगी जो तुम्हारे एडवांस के काम में आएगी, कुछ बुक्स मिल सकती है, या तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको उस बंडल में इंक्लूडेड रहने वाली है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, एंड देन वहाँ पे मुझे DM कर दोगे, मैं डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि सारे PYQ सॉल्व करने। देखो,
अगर तुम लोग 2020 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हो तो तुम लोगों का डेफिनेटली मैं कहता हूँ यहाँ पे 80% पेपर तुम लोग समझ लो कि तुम्हारा सॉर्टेड है। तुम्हें इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर तुम यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट से जो सारी गलतियां उसको एनालाइज कर रहे हो, और जो एक हम अपने पास एक बफर टाइम है, एक दिन पड़ा हुआ है अल्टरनेट वाला, उसमें तुम पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। जो चैप्टर से यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस नहीं बन रहे उन सारे चैप्टर्स के, डेफिनेटली ये चीज कर लोगे ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, अभी कोई नया चैप्टर शुरू करने मत जाना, कोई भी वन शॉट्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, अपने हिसाब से पढ़ो। सिर्फ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज यही तुम्हारा आखिरी सहारा है। 2 महीने है, एकदम तैयारी से फोड़ देना। अगर तुमको लगता है इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प हुई और तुम अप्रैल में आके कुछ फोड़ने वाले हो, तो भाई इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आई विल क्रैक जेईई मेंस इन अप्रैल। तुम इतना कर दोगे, 2 महीने बाद आके देख लेना, शायद इतने सारे लोगों की पॉजिटिव एनर्जी जब रहेगी ना, तो पक्का तुम्हारा कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो आई होप तुम्हें आज की ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आज की इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, एंड साथ ही साथ इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।